हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम आपकी इंग्लिश की जो क्लास है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे राइटिंग स्किल, ठीक है। और राइटिंग स्किल में हमने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। बस अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं आर्टिकल या स्पीच। देखिए, अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका आर्टिकल या स्पीच। पहले समझिए आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल किसी भी विषय के ऊपर जो लेख लिखा जाता है, आलेख अगर हम किसी विषय पर लिखें तो वो हमारा कहलाता है आर्टिकल। जैसे किसी भी अखबार के लिए कॉलम कोई छपते हैं, आपने देखा होगा कोई विशेष जो बड़े लेखक होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, उनके विभिन्न विषयों के ऊपर उनके लेख छपे होते हैं उनके नाम के साथ, वो उनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। स्पीच की बात करें, आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि स्पीच का मतलब होता है भाषण, और भाषण तो डिलीवर किया जाता है, बोला जाता है, दिया जाता है। देन ये राइटिंग स्किल में शामिल क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भाषण जो है बोला जाता है, लेकिन उसमें भी साहित्य की कला होती है, लेखन कौशल ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ बड़े नेता होते हैं, आपको पता है नेता जो है बड़े मिनिस्टर लेवल के जो नेता है वो बहुत बार अपना भाषण लिख पाते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति से लिखवाते हैं ताकि सुनने वाले लोगों को ज्यादा आकर्षित अपनी ओर कर सके, ठीक है। तो इसलिए उस भाषण को जैसे हम बोलना चाहते हैं, उसी भाषण को अगर लिखा जाए तो उसे किस तरीके से लिखा जाए वो भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो आर्टिकल और स्पीच ये आपके 7 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, 7 नंबर का टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। जिसमें भी आपकी जो वर्ड लिमिट है वो रहने वाली है 100 वर्ड्स ओनली, ठीक है। रिपोर्ट की तरह ही यहाँ भी हमें 100 शब्दों में ही इसको तैयार करना है। दूसरी बात आप यहाँ पर तो याद रखने वाले में क्या याद रखेंगे कि ये दोनों प्रश्न जो है अथवा में होंगे, ठीक है। यानी आर्टिकल स्पीच और में होंगे, अथवा में। आप चाहे तो आर्टिकल का टॉपिक लिखें, चाहे आप स्पीच का टॉपिक लिखें। क्लियर? अब देखिए फर्क क्या होने वाला है दोनों में, ये भी समझ लीजिए पहले ही। भाई किसी भी विषय पर लेख लिखना और किसी विषय पर स्पीच लिखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक ही कॉमन टॉपिक हम मान लेते हैं मोबाइल हैंडसेट्स, ठीक है। मोबाइल हैंडसेट्स आप सभी आजकल उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे सभी को उपयोग भी करना पड़ रहा है। तो मोबाइल हैंडसेट के ऊपर उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हुए आपको अगर लेख लिखने के लिए कहा जाए तो भी आप उसमें मोबाइल के बारे में डिटेल से बताओगे। मोबाइल जो है हमारी टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से आज हम देखते हैं मोबाइल ने कितना फायदा दिलाया, ठीक है। उसके बेनिफिट्स गिनाएंगे, फिर बाद में हम उसके लॉस भी बताएंगे एक एक करके। और अगर उसी चीज का हमें स्पीच लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? भाई मान लीजिए हमें खड़े होकर कहा जाए कि आप मोबाइल की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताइए, तो हम शायद वही चीजें बताने वाले हैं जो चीजें हमने लिखी हैं एक आर्टिकल में। अर्थात क्या समझ में आया आपके? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर्टिकल और स्पीच बिल्कुल लगभग एक जैसे होते हैं। फर्क क्या होता है? स्पीच जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें बस संबोधन जो होता है, जो उद्बोधन होता है स्टार्टिंग का, वो हमें जोड़ना होता है। जैसे हम कभी भी कोई भी स्पीच जब देंगे तो इंग्लिश में स्पीच की स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड। मान लीजिए स्कूल में आप दे रहे हैं लेक्चर, आपका स्कूल में आपका स्पीच चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल द टीचर्स एंड द प्रेजेंट विलेजर्स, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स अगर आप देंगे तो, ठीक है ना। तो वो जो उद्बोधन हुआ, जो आपने पहले संबोधन के रूप में स्टार्टिंग की, वो चीजें उसी आर्टिकल में बढ़ जाएंगी बस, ठीक है। उद्बोधन की 2-3 लाइनें मैं आपको बताऊंगा, हर बार आपको वही लिखनी है सेम। एक बार अगर आपने याद कर ली, हर बार आप सेम लिखेंगे। तो उद्बोधन की जो लाइनें होंगी बस वो आपकी बढ़ेंगी, वो बढ़ते ही आपका स्पीच बन जाएगा। लास्ट में क्या करना होता है स्पीच में? थैंक यू और बोलना पड़ता है, थैंक्स टू ऑल या थैंक यू वेरी मच, ये बोल के हम खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में थैंक यू जुड़ जाता है, ऊपर हमारा उद्बोधन जुड़ जाता है, वो आपका हो जाएगा स्पीच। और उसके अलावा बीच में जो आप सब कुछ लिख रहे हो इस प्रकार से पूरा आर्टिकल ही होता है, ठीक है ना। ये बात मैंने क्यों बताई है? इसलिए बताई है कि जब हमारे सामने आर्टिकल और स्पीच का प्रश्न होगा, ठीक है, और दोनों अथवा में होंगे, तो हमें पहले टॉपिक देखना है, हेडिंग देखनी है कि आर्टिकल किस विषय पर लिखवाया जा रहा है और स्पीच हमें किस विषय पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है
आर्टिकल आपका बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो, जैसे करंट टॉपिक आ गया जो आपने अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया है, किसी करंट टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल दे दिया गया, ठीक है, हो सकता है स्पीच उसके अथवा में जो है वो आपको बहुत ही आसान सा टॉपिक दिया जा रहा है, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, जो आपका पहले पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्पीच को तैयार करें, उस स्पीच को लिखें, बस फर्क क्या पड़ रहा है, ऊपर आपको संबोधन और उद्बोधन जो है वो जोड़ना है, नीचे थैंक यू जोड़ना है, बस रहेगा तो आर्टिकल। क्लियर? तो इसलिए मैंने बताया है दोनों एक जैसे हैं, स्पीच में सिर्फ उसका संबोधन और उसमें नीचे थैंक यू जुड़ जाता है, इसके अलावा वो आर्टिकल ही होता है। तो हमें पहले क्वेश्चन करने से पहले सेलेक्ट करना है कि दोनों के टॉपिक्स क्या हैं, किस विषय पर आर्टिकल है, किस विषय पर स्पीच है, हमें जो टॉपिक पढ़ा हुआ और इजी लगे लिखने में हमें उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। क्लियर? समझ में आ गई सबको बात? अब देखिए इनमें भी आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें किस बेस पे दिया जाता है, दो तरीके दिए जाएंगे आपको, एक तो आपका होगा विजुअल इनपुट के आधार पर, ठीक है, और दूसरा आपका होगा वर्बल इनपुट के आधार पर। तो इनको समझिए, विजुअल इनपुट और वर्बल इनपुट। इनपुट आप समझते हैं, इनपुट का मतलब जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, आपको दी गई है आपकी हेल्प के लिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट। अब विजुअल और वर्बल, इनके बारे में समझिए। विजुअल क्या होता है? दृष्टिगत जो हमें दिखे, ठीक है। वर्बल मौखिक, हम यहाँ मौखिक इस्तेमाल लगा के ये देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है। भाई अगर हमें विजुअल इनपुट दे रखा है तब तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी एक डायग्राम बना के देंगे, कोई भी एक चित्र बना के देंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन विजुअल इनपुट। अब आपको हेडिंग नहीं दिया गया है, आपको साफ लिखा हुआ है कि दिए गए विजुअल इनपुट के आधार पर एक 100 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लेख लिखना है। अब उस विजुअल इनपुट को आपको समझना है कि किस विषय पर वो चित्र है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चित्र में आपको 3-4 चित्र एक साथ दर्शा रखे हैं, जिसमें कोई सांप काटने के बारे में, जो स्नैक बाइटिंग होती है उसका जो फर्स्ट एड होता है, उसका प्राथमिक जो उपचार होता है उसके बारे में हो सकता है आपको बताया गया हो, स्नैक बाइटिंग के बारे में। जैसे फर्स्ट में हो सकता है स्नैक का बाइटिंग दिखा रखा हो, सेकंड में फिर आपको दिखा रखा हो कि कट लगाना है आपको, उसका डायग्राम बना रखा हो, फिर किस प्रकार से आपको टाइप करके बाहर उससे संबंधित एक डायग्राम दिखा रखा हो। तो उन इनपुट को देख के आप समझ जाएंगे कि ये हमें किस विषय पर लिखना है। हो सकता है आपका डायग्राम इस प्रकार का हो, उस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारी गंदगी दिखा रखी हो, पॉलीथीन फैली पड़ी है, ठीक है, एक फैक्ट्री का धुआं बहुत ज्यादा आ रहा है, फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, गंदा कचरा है वो नदी के अंदर मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे मवेशी वहां पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो समझ जाएंगे कि ये जो वीडियो या विजुअल इनपुट हमारे सामने जो दिया गया है ये हमें पोल्यूशन के बारे में दिया गया है, पोल्यूशन किस प्रकार से आज हमें प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको या तो किसी भी चित्र के माध्यम से उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको उस विजुअल इनपुट को देख करके समझना होगा इसका हेडिंग क्या है, इसका शीर्षक क्या है। दूसरा वर्बल इनपुट, इसमें आपको हेडिंग जो है वो दिया हुआ मिलेगा, साथ ही आपको आपकी हेल्प के लिए कुछ आउटलाइंस या कुछ वर्ड्स जो है आपको दिए हुए मिलेंगे, वो आपका कहलाएगा वर्बल इनपुट। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब हम एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करके देखते हैं, एक आर्टिकल लिख के देखते हैं। और हमारा आर्टिकल, क्योंकि अब साइंस से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो हम आज साइंस के ऊपर एक आर्टिकल लिख लेते हैं कि साइंस हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप, ठीक है। इसके अनेक हेडिंग बन सकते हैं, इफेक्ट ऑफ साइंस, साइंस ओनली, सिर्फ साइंस लिख दिया वो हेडिंग बन गया, या साइंस आगे डॉट डॉट लगा के एक बूंद और एक कर्स, ठीक है, एक वरदान या अभिशाप। तो हम उसी विषय को आज लिख रहे हैं, देख के ध्यान से। मान लीजिए आपको हेडिंग दी हुई है साइंस, ए बूंद और ए कर्स। क्या मतलब हो गया इसका? बूंद का मतलब होता है वरदान, कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप। यानी हमें अपने इस आलेख के द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा ये स्पष्ट करना है कि विज्ञान जो है वो क्या है हमारे लिए, ठीक है, एक वरदान है या एक अभिशाप है।
ठीक है। तो देखिए कोई भी लेख अच्छा लेख कब माना जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग की लाइन में तो आप नॉर्मल भूमिका जो आपका टॉपिक लिखा हुआ टॉपिक के बारे में उसकी भूमिका लिखिए सीधे सीधे। हालांकि इसमें हिंदी की तरह हमें अलग अलग हेडिंग्स नहीं बनानी है। हिंदी में क्या होता है आपके बहुत सारी हेडिंग्स बनती है, पहले आप भूमिका लिखते हैं, शीर्षक लिखने के बाद ठीक है प्रस्तावना जिसको आप कहते हो, और लास्ट में आपको कुछ संज्ञान अलग से लिखना पड़ता है और बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हो क्योंकि उसकी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। अपने यहाँ वर्ड लिमिट सिर्फ 100 वर्ड्स है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 या 3 पैराग्राफ बना के लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। बाकी आप समझ लें कैसे करना है। स्टार्टिंग की लाइन में आप हेडिंग से रिलेटेड उसकी भूमिका बनाएंगे, उसके बाद आप जो चीज़ें आपसे पूछेंगे उसको साबित करेंगे। हमें गुण भी साबित करना है कि हमारे लिए वरदान है, और अगर हम अभिशाप मानते हैं तो अभिशाप किस तरीके से अभिशाप बन सकता है, और फिर लास्ट में उसका एंडिंग करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष या परिणाम के रूप में भी हमें 1-2 लाइन लिखनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए पहले हम साइंस के बारे में लिखते हैं। Today's age is modern age. हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे आर्टिकल के अंदर लिखे हुए वाक्य बिल्कुल सुस्पष्ट और छोटे वाक्य हों। हम इसमें बड़े बड़े जटिल वाक्यों का उपयोग ना करें, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा लेख वही होता है जो जल्दी समझ में, कम बड़े वाक्यों का उपयोग जिसमें किया गया हो, ठीक है। तो आपने लिखा टुडेज एज इज मॉडर्न एज। सिंपल सा अर्थ है कि आज का जो एज है, आज का जो युग है, इस युग को हम क्या मानते हैं, मॉडर्न एज मानते हैं, यानी आधुनिक युग कहते हैं, ठीक है। आगे हम लिखते हैं वी कैन ऑल्सो से इट साइंस एज। हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे साइंस एज भी यानी विज्ञान का युग, वैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले विज्ञान के बारे में बताया कि आजकल विज्ञान का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आधुनिक युग है और इसे हम वैज्ञानिक या विज्ञान का युग भी कह सकते हैं। आगे देखिए, साइंस हैज गिवन अस many wonderful products which have made our life much easy and कंफर्टेबल। भाई जैसे हमने स्टार्टिंग में भूमिका बांधी कि आज का युग जो है आधुनिक युग है और इसे हम विज्ञान का युग भी कह सकते हैं। विज्ञान का महत्व हमने आज की मॉडर्न एज के अनुसार उसका तुलनात्मक रूप से बता दिया। अब हमें सबसे पहले इसको एक गुण यानी एक वरदान साबित करने के बारे में लिख रहे हैं कि साइंस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साइंस हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। तो हमने लिखा है साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडरफुल प्रोडक्ट्स उत्पाद। साइंस ने हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक उत्पाद प्रदान किए हैं, ठीक है। आश्चर्यजनक क्यों, क्योंकि हमने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं था जो साइंस आज हमें दे रहा है। हम सोच नहीं सकते थे कि इंसान हवा में उड़ सकता है, इंसान पानी के ऊपर चल भी सकता है, ठीक है। विच हैव मेड अवर लाइफ मच इजी एंड कंफर्टेबल। विच जिसने या जिन्होंने हैव मेड बना दिया है अवर लाइफ हमारे जीवन को मच इजी एंड कंफर्टेबल ज़्यादा आसान और ज़्यादा आरामदायक सुविधाजनक बना दिया है इन साइंस के उत्पादों, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स like टीवी, मोबाइल, ठीक है, एसी, ETC। आपने फिलहाल 2-3 चीजें लिखी हैं, उसके बाद आप क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स गिनाने हैं ना, तो इसलिए उनको आप बचा के रखें। इस कंप्यूटर को हम बचा के रखें, कंप्यूटर के बारे में हमको देख लेते हैं एक्स्ट्रा हो गया कैसे।
कंप्यूटर इज ऑल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर जो है ये भी विज्ञान की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, बहुत बड़ी खोज मान सकते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे टुडे मैन ह्यूमन कर टुडे ह्यूमन इज एबल टू फ्लाई इन द स्काई एंड to walk on the ocean with the help of science। देखिए हमने एक और इन्वेंशन बता दी यहाँ पर, टुडे ह्यूमन इज एबल, जो आज का मानव है वो एबल यानी समर्थ है, टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने में भी समर्थ। आसमान उड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, पैराशूट से उड़ सकते हैं, एरोप्लेन से उड़ सकते हैं, ठीक है। एंड टू वॉक ऑन द ओशियन, और समुद्र पर चलने में, समुद्र पर चलने का मतलब पैदल की बात नहीं हो रही है, पैराग्लाइडिंग जो होती है उनके माध्यम से आपने देखा होगा, पैरों पर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बांध करके पानी के ऊपर, सतह के ऊपर जो ग्लाइडर्स है वो ग्लाइडिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, सर्फिंग करते हैं मतलब। और साथ ही साथ जो आपके बड़े शिप्स हैं, जहाज हैं, नाव हैं, ये भी हमारे साइंस का इन्वेंशन है, तो उनके द्वारा भी हम महासागर के ऊपर आज मनुष्य जो है चल सकता है। तो हमें बताते हैं कि वो आसमान में घूम सकता है मनुष्य और साथ में महासागरों पर चल सकता है, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की मदद से। ठीक है, आगे देखिए, वी आर टुडे एबल to know every happenings in each corner of the world। We are today able, आज हम समर्थ हैं, किस बात में समर्थ हैं? टू नो, जानने में, एवरी हैपनिंग्स, प्रत्येक घटनाओं के बारे में, प्रत्येक घटित घटनाओं के बारे में, इन ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक कोने से, यानी हर जगह से कोई भी घटना घटित हो हम उसको जान सकते हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। क्लियर? टुडे वी हैव developed nuclear power to generate energy। Today we have developed nuclear power, आज हमने परमाणु शक्ति जो है वो भी विकसित कर ली है। किस बात के लिए? टू जनरेट एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। आपको पता है परमाणु का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए किया जाता है, भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर जो है उससे हम ऊर्जा उत्पादन भी कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बड़ा कदम है साइंस के द्वारा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इन शॉर्ट साइंस इज रियली वेरी useful and is like a boon for the humanity। हमने कह दिया इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त में, विज्ञान जो है वो वास्तव में बहुत ही उपयोगी है और एक वरदान के समान है। इसके लिए फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इसका क्या बताया है, वो मैंने बताया जो हमें एक वरदान साबित कर सके, विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। शॉर्ट में बताया, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप, ठीक है।
अब देखिए हमें पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके फिर हमें क्या करना है, नए पैराग्राफ में। अब हमें उसको क्या साबित करना है, एक कर्स। देखिए बट इन अदर हैंड्स या ऑन अदर हैंड्स, ठीक है, इफ वी यूज द साइंस एंड इट्स प्रोडक्ट्स without proper knowledge, यदि हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदि हम साइंस और उसके उत्पादों का उपयोग बिना उचित जानकारी के करते हैं, ठीक है, एंड विदाउट लिमिट, और बिना लिमिट के करते हैं, बिना सब उसकी तय सीमा के करते हैं, तो क्या होगा, इट मे प्रूव हार्मफुल एंड ए कर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। यानी कि विज्ञान और इसके उत्पादों का उपयोग अगर हम कैसे करें, बिना उचित जानकारी और बिना लिमिट के अगर करेंगे तो ये क्या प्रूव हो सकते हैं, क्या साबित हो सकते हैं, हार्मफुल, नुकसानदायक भी साबित हो सकता है विज्ञान और उसके उत्पाद, और साथ ही साथ एंड ए कर्स फॉर द ह्यूमैनिटी, और फिर वही विज्ञान हमारे लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर can destroy the whole world if it is used in the form of atom bombs। ठीक है, हमने इस बात का एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से यही विज्ञान, इसी विज्ञान के उत्पाद अगर हम उनका बिना सही उचित जानकारी के और साथ ही साथ बिना लिमिट के अगर इनका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वही उत्पाद जो है हमारे लिए नुकसानदायक और एक अभिशाप कैसे बन सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे न्यूक्लियर पावर जो है, परमाणु शक्ति की जो हम बात कर रहे थे, अणु शक्ति, परमाणु शक्ति, जो हमने एनर्जी उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमने खोज की है, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है होल वर्ल्ड को, पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। कैसे, इफ इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटम बम्स, यदि उसे एटम बम्स की अवस्था में, ये एटम बम के रूप में उस एनर्जी को यूज किया जाए। उनने न्यूक्लियर को अगर हम परमाणु बम के रूप में प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस बात है पूरा संसार उससे जो है नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया कि किस प्रकार विज्ञान का दुरुपयोग करने पर, सही उपयोग नहीं करने पर, उसका मिसयूज करने पर जो है हम खुद के लिए उसे हार्मफुल बना सकते हैं, खुद के लिए अभिशाप बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे फिर से पैराग्राफ चेंज करके, एट लास्ट साइंस इज रियली a boon for us if we use it for the humanity। एक लास्ट अंत में, विज्ञान जो है वो हमारे लिए वास्तव में एक बून है, एक वरदान है। ठीक है, इफ वी यूज इट फॉर द ह्यूमैनिटी, यदि हम उसका उपयोग किसके लिए करें, मानवता के लिए करें, हमारे लिए वरदान है। उसके बाद लगातार लिखेंगे, बट इफ वी मिसयूज इट, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे, ठीक है,
turned into a curse for us। भाई हमने अंतिम किया, अंत में हमने उपसंहार किया है, तो ये बात हमने बताई एट लास्ट साइंस इज रियली अ बून फॉर अस, कि अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि विज्ञान जो है हमारे लिए एक वरदान के समान है, लेकिन कब है? इफ वी यूज इट फॉर द ह्यूमैनिटी, यदि हम इसे मानवता के लिए उपयोग में करेंगे। क्लियर? आगे हमने लिख दिया बट इफ वी मिसयूज इट, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, इट विल बी टर्न्ड इनटू ए कर्स फॉर अस, तो ये हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगा। क्लियर? हमने क्या लिखा है? साइंस ए बून और एक कर्स, विज्ञान हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप है। इस विषय पर हमने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। और आर्टिकल जो है लेख होता है एक प्रकार से, जिसमें आपको उस हेडिंग को क्लियरिफाई करना होता है, आपको क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताना होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आपकी हेडिंग है वो उसमें सुसंगत तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले विज्ञान के बारे में बताया, आजकल ये वैज्ञानिक युग है, फिर आपने पहले उसमें गुण साबित किया, आपने वो प्रोडक्ट्स बताए, क्योंकि हम बहुत बड़ा नहीं लिख रहे थे, हमने गिने चुने 2-4 प्रोडक्ट्स बताए हैं जो बड़ी इन्वेंशंस हैं। अभी हम इसमें हमने जो अंतरिक्ष से संबंधित इन्वेंशंस हैं वो हालांकि नहीं लिखी हैं, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में आज हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, बट अपने बेसिक जो अच्छी इन्वेंशंस थी वो लिखी थी। टेलीविजन, मोबाइल की अपने आप में क्रांति है जो संचार के क्षेत्र में, उनके बारे में बताया है। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है साइंस की, उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लेटेस्ट अपने आप में काफ़ी फायदेमंद पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए खोज थी, उसके बारे में हमने बताया कि इस तरीके से ये जो विज्ञान है, विज्ञान की जो खोजें हैं, विज्ञान का जो उत्पाद है, ये हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, हमारी जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं। उसके बाद हमने जो है इसको साबित किया कि अगर इन्हीं वैज्ञानिक प्रोडक्ट्स का उपयोग हम कैसे करें, दुरुपयोग अगर करने लग जाएं, या उनकी हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो, या उनका हम लिमिट से उपयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यही प्रोडक्ट्स हमारे लिए हानिकारक और साथ में अभिशाप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, आपकी नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, आपके घर पे इलेक्ट्रिक प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, इनका उपयोग आप फायदे के लिए करना चाहते हैं, आप अपने घर में सुविधा के लिए करते हैं इनका उपयोग, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर इनका संचालन करना नहीं आता, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, इनके तौर तरीकों के बारे में नहीं पता, तो डेफिनेटली वो खुद को और अपने परिवार को संकट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। गैस सिलेंडर्स, ठीक है ना, जिन लोगों को गैस सिलेंडर ऑपरेट करना नहीं आता, वो निश्चित रूप से अपने परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। यानी कि हमें विज्ञान के उत्पादों का उपयोग करने से पहले उनकी सारी जानकारियां जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए अगर उनको जानकारी प्राप्त करके और सही तरीके से मानवता की भलाई के लिए उनका उपयोग करेंगे, तब तो विज्ञान के प्रोडक्ट्स हमारे लिए हमेशा क्या होंगे? गुण यानी वरदान साबित होंगे। लेकिन अगर इन्हीं विज्ञान के प्रोडक्ट्स का हमने मानवता के खिलाफ उपयोग करना चाहा या उनका दुरुपयोग करना चाहा, तो यही जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए एक अभिशाप साबित हो जाएंगे। तो ये हमने इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक प्रारूप था कि राइटिंग स्किल मतलब लेखन कौशल, आपको अपना लेखन कौशल दर्शाना होता है कि आप कितना बेहतर लिख सकते हैं किसी विषय पर। तो आपने आज के विषय पर ये देखा, आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, नया विषय कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ये मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था। एक प्रारूप आपको समझाना था कि किस तरीके से हम राइटिंग स्किल के अंतर्गत लिखें एक आर्टिकल। कल जो है हम एक स्पीच लिख के देखेंगे, ठीक है, और स्पीच के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी आर्टिकल को अगर स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो हम स्पीच के लिखने के दौरान क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।